22 की अनसॉल्व्ड सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के नए सेट जीएफ की। यानी अब हमने जीई लगा लिया था, अब हम जीएफ की बात करेंगे कि जीएफ सेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। अधिकतम विचलन बैंगनी रंग का होता है और न्यूनतम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। याद कर लीजिए, आप लोग रट लीजिए, इसका अधिकतम विचलन किसका होगा, बैंगनी रंग का, और न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। तो एक नंबर ये आपको पक्का मिल जाएगा। अभी मैंने इसके पहले ही बताया है, प्रिज्म चैप्टर पढ़ाया है, तो प्रिज्म के फार्मूले को डिराइव करके आप वर्ण विक्षेपण क्षमताएं वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस तरीके की होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आप याद रखिए कि ये अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। जो हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसी का गा क्वेश्चन हमारे पास है। तो एक कुंडली के सिरों के बीच 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। यानी आपको एक्सएल निकालना है। एक्सएल इक्वल टू द आपका बी बाई आई हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि बी बाई आई जो कि आई कितना है, आप बी कितना है 40, और ये 80 मिली एम्पियर है। 80 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करिए तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। यानी एक्सएल इक्वल टू द आपका जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 5 इंटू 10⁻2 मीन्स 500 ओम। तो ये आपका 500 ओम यहाँ पर हो, आंसर ये आपका सही हो जाएगा। यानी एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात 500 ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध अर्धचालक किस 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक किस तरीके का बिहेव करता है। यानी यह विद्युत रोधी हो जाता है, यानी प्रतिरोधक की भांति, अचालक की भांति कार्य करता है, यानी विद्युत रोधी होता है उस चालक पर। इसमें कोई चालकता नहीं होती है, यानी विद्युत रोधी हो जाता है यह। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वो क्वेश्चन है, इसी में डा क्वेश्चन है। एक एक नंबर के हैं ये सारे क्वेश्चंस। आपको अगर एक एक नंबर में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण क्या होगा। न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल टू द H/MB। ये कई बार देखो हर क्वेश्चन पेपर में हल कर चुका हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में या डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मेरा इसमें पीछे लेक्चर है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप उसको इत्मीनान से देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। H/MB होता है, तो बी तो सबकी कांस्टेंट है। जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगी उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और अगल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इनका द्रव्यमान एक जैसा ही होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है, सबसे कम होता है। तो अल्फा कण की जो तरंगदैर्घ्य होगी वह आपकी सबसे न्यूनतम होगी, यानी ऑप्शन आपका अल्फा कण सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा आपका, संतुलित बीच स्टोन सेतु के प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। नगण्य प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों से के बीच प्रतिरोध ज्ञात करिए। यानी एक संतुलित बीट स्टोन भी जो आपके पास दिया गया है, जिसमें ये A हो गया, अब ये सिरा B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, C और D। अगर हम ये संतुलित बीट स्टोन ब्रिज हैं आपके पास, तो
बीच से कोई धारा प्रवाहित बह नहीं होगी। अब एक शून्य मान लिया जाए कि बैटरी से, नगण्य प्रतिरोध वाली बैटरी से आपको इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ए बी सिरे के, तो सबका आर प्रतिरोध है, इधर भी आर प्रतिरोध है, यहाँ भी आर प्रतिरोध है। इसके बीच में एक धारामापी जो जोड़ा गया है उसका प्रतिरोध क्या है, नगण्य प्रतिरोध है, तो उसका प्रतिरोध आर है, गैल्वेनोमीटर अगर जोड़ दिया गया। तो अब ये व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन में जिससे कोई धारा नहीं बह रही होगी, और ये किस में होंगे, श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में इसका ट्वाइस आर प्रतिरोध हो जाएगा और दूसरे का ट्वाइस आर प्रतिरोध, उधर का भी आपका ट्वाइस आर प्रतिरोध हो जाएगा। तो फाइनल प्रतिरोध अगर हम निकाला जाए, संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा, वह आर इक्वल टू द आर डैश इक्वल टू द आपका आर के बराबर आ जाएगा, यानी आर ओम का सेकेंड इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि फिर ये ट्वाइस आर हो जाएगा, ये ट्वाइस आर श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हम निकालेंगे तो 2R और 2R का आर आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लिखने वाले हैं कुछ आपको, जैसा कि पता ही है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन से ही हमारा इसमें सबसे ज़्यादा भला होने वाला होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की देहली तरंगदैर्घ्य से क्या समझते हो। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की देहली तरंगदैर्घ्य पूछा गया तो आपको क्या लिखना है, प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम की बात हुई है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसके किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ने पर उसके धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और ये लैम्ब्डा नॉट से डिनोट की जाती है, याद रख लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका 1 नंबर का दे देता है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में होती है। परावैंगनी भाग में कौन सी श्रेणी पाई जाती है, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है। तो लाइमन श्रेणी आपकी परावैंगनी एक ऐसी श्रेणी है जो लाइमन श्रेणी ही परावैंगनी भाग में पाई जाती है। बाकी बामन श्रेणी दृश्य प्रकाश में पाई जाती है। पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों श्रेणी किस में पाई जाती हैं, प्रकाश के अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। तो याद रखिए कि वह हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है, ये पूछ सकते हैं, तो लाइमन श्रेणी हो गई। इसके अलावा आपसे दृश्य प्रकाश में कौन सी हो जाती है, वो बामर हो जाती है। और अवरक्त प्रकाश में यानी इंफ्रारेड में, IR रीजन में आखिरी की जो तीन ही पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड तीनों अवरक्त प्रकाश में पाई जाती हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे की बात हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर में, एक हेनरी अननोन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। अननोन प्रेरण गुणांक की परिभाषा देते समय हम लोग जानते हैं कि अगर किसी प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली में फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स फाई एक्स प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित के बराबर के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर हम लोग फाई एस हटा लेते हैं तो एम आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, और आई पी आ जाता है। सो एम इक्वल टू द हो जाएगा फाई एस बाई आई पी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप फार्मूला, ये परिभाषा बना सकते हो। 1 हेनरी किसे कहते हैं, यदि हम प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करें तो द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स 1 वेबर हो तो उसे 1 हेनरी कहते हैं। ठीक है। यदि ये भी कह सकते हो, यदि द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, 1 वेबर हो तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर की प्रवाहित की जाए तो वह 1 हेनरी के बराबर होता है। उसका नॉन प्रेरण गुणांक 1 हेनरी के बराबर होता है। इसे 1 हेनरी की परिभाषा कह सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में अब नहीं आते हैं, नहीं आना चाहिए, 30% लेस में ओम के नियम को हटा दिया गया है पूर्णतः। फिर भी पर अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी हम इसमें यह कहने का तात्पर्य इनका है कि एक तार है जिसकी लंबाई L है और उसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A होगा। यदि लंबाई उसकी L डैश बराबर ट्वाइस L कर दी जाए तो उसके प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध उसका कितने गुना बढ़ जाएगा, ये पूछा उन्होंने।
तो हम जानते ही हैं कि प्रतिरोध, मान लिया जाए कि इनिशियल कंडीशन में प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए होता है, ये हम लोगों को पता है प्रतिरोध। तो R डैश नया प्रतिरोध जो हो जाएगा वो R डैश इक्वल टू द रो इंटू L डैश बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग थोड़ा इसको हल कर देते हैं। एल डैश और यहाँ पर इसको इक्वेशन एल डैश और ए डैश इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 पड़ गई। अब हम देखते हैं कि लेकिन आयतन तार को चाहे जितना खींच लीजिए उसका आयतन आपस में बराबर ही रहेगा। तो L इंटू ए डैश ए इक्वल टू द एल डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। यहाँ पर एल डैश की इक्वल टू द ट्वाइस एल है और ए डैश है, तो यहाँ से L और L आपका कटा, सो ए डैश इक्वल टू द आ जाएगा ये आपका ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम लोग ये ट्वाइस एल यहाँ पर रख दें और यहाँ पर ए बाई 2 रख दें तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। चलिए इसको हटाते हैं, फिर अगले हल करते हैं। चलो इसको हल कर लेते हैं। तो R डैश इक्वल टू द रो इंटू एल डैश ट्वाइस एल बाई ए बाई 2, तो ए 2 इक्वल टू द 4 हो जाएगा। 4 को पहले ले लो तो रो इंटू एल बाई ए आ जाएगा। सो आर डैश इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ आर, यानी 4 गुना उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी प्रतिरोधकता 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी क्रम में हल कर लेते हैं। वो क्रम क्या है आपका, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है। तार में अधिकतम बल कितना आरोपित होगा। तो हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें आई दिया गया है, आई इक्वल टू द दिया गया है आपका 3 मिली एम्पियर, एम्पियर में बदल लो तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। और फिर आपके पास एल दिया गया है, लंबाई तार की है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं तो ये 5 गुणे 10 की घात आपका आ जाएगा -2 मीटर आ गया। अगला हमारे पास इसी क्रम में बी चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। बी चुंबकीय क्षेत्र आपका दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब अधिकतम के लिए थीटा इक्वल टू द आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना बल लगेगा, तो F इक्वल टू द आई एल बी साइन थीटा वाला, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, 1 हो जाएगा, यानी हमारे जो फार्मूला है वो ये आ गया। अब चलिए फार्मूले में सारी वैल्यू रखो, तो F इक्वल टू द 3 गुणे 10 की घात -3 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10⁻⁻² और मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो 4 2 6 3 9 यानी 5 दूनी 10 या 30, तो 30 गुणे 10 की घात -9 न्यूटन, या इसको कह सकते हो 3 गुणे 10 की घात -8 न्यूटन का बल उस पर लगेगा। बल कोई भी हो उसका मात्रक हमेशा न्यूटन होगा, तो इतने न्यूटन का बल उस पर लगेगा। चलिए ये हमारा हल हो गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जो हमारा दूसरा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। पहला है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में पहली कमियां क्या है कि नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो अभिकेंद्र त्वरण के कारण अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अनुसार जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह ऊर्जा का ह्रास करता है, तो ऊर्जा का ह्रास करता है, अतः वह
उसकी ऊर्जा कम होती जानी चाहिए, अंततः वह नाभिक में गिर के नष्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके से यह परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाना चाहिए। नंबर 2, दूसरी कमी क्या है? देखिए, स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या क्या है आपकी? रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के वृत्तीय पथ की त्रिज्या में लगातार बदलते रहने से उसके घूमने की आवृत्ति भी बदलती रहनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम सतत ना प्राप्त होकर यानी रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यानी उन्होंने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का हास्य करता है, अतः उसकी एनर्जी कम होते रहनी चाहिए, अंततः वह नाभिक में गिर के खत्म हो जाना चाहिए, जबकि अंततः ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो उसमें जो है स्पेक्ट्रम हमें कैसा प्राप्त होना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, सतत रेखीय स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त होना चाहिए, जबकि हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बोहर के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग देख लेते हैं, 2 बहुत हो गई। अगला क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत वाला। हाइगेंस के द्वितीयक परावर्तन की व्याख्या समझाइए। ठीक है, जबकि इस समय कोर्स में देखा जाए तो परावर्तन पूछा तो गया है, लेकिन परावर्तन इस समय कोर्स में नहीं है, अपवर्तन ही कोर्स में है। चलिए, तो हाइगेंस के द्वितीयक प्रकाश तरंग की व्याख्या के अनुसार क्या है कि हमारे कोर्स में परावर्तन नहीं है, लेकिन हम परावर्तन की व्याख्या का भी सत्यापन कर देते हैं। आपको हम बता देते हैं, अपवर्तन की व्याख्या हमने करवा दी थी, तो अपवर्तन को भी बता देते हैं और परावर्तन भी बता देते हैं कि आखिरी में परावर्तन क्या है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए अब हम आ गए नए पेज पे। मान लिया जाए कि ये एक परावर्तक तल है। ठीक है, तो परावर्तक तल पर आपतित किरण मान लिया जाए कि जेड और जेड डैश, ये आपका एक परावर्तक तल हो गया, जेड और जेड डैश। इसमें एक तरंग ये आ रही थी, उसका पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा आपका ये यहाँ से हो गया। जिस समय ये सिरा ए से टकराया तो दूसरा सिरा उस समय कहाँ पर होगा? इस पे हम लोग अवलंब ड्रा कर लेते हैं, ये बी पॉइंट पर होगा, तो ये ए डैश से टकराएगा। जिस समय ये बी तो बी पर होगा, अतः यह चलते हुए इस डायरेक्शन में निकल गया। जब ये ए पे टकराया तो दूसरा सिरा जो परावर्तित तल का प्रथम सिरा था वह आपका यहाँ पर चला जाएगा, यानी बी डैश पे। तो ये तीनों दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री के आपके एंगल बना रहे हैं और ये यहाँ से परावर्तित हो गया। तो अब लंब ड्रा कर लो, तो ये आर एंगल कहलाएगा। ये जो इधर का एंगल है ये आपका आर हो गया और ये एंगल आपका यहाँ से अब लंब ड्रा हो गया, तो ये एंगल नीचे का यहाँ से यहाँ ये आई होगा, क्योंकि ये एंगल आपका आई है। अब देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि प्रकाश की चाल b थी, तो t समय में बी ए दूरी तय करने में, यानी बी ए डैश यहाँ से यहाँ तक प्रकाश को दूरी तय करने में t समय लगा, तो बी ए डैश इक्वल टू द बी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी ही दूरी ए से बी डैश तक तय करने में भी उसको लगेगी यहाँ से, यानी बी ए बी डैश यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, बी डैश यहाँ पर पहुँच गया था प्रकाश, तो ये इक्वल टू द बी इंटू टी के बराबर आ जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश में बी ए डैश इक्वल टू द ए बी डैश के दोनों बराबर हैं आपस में, अतः कोण ए
बी डैश ए बी ए डैश, यह बराबर हो जाएंगे किसके, किस कोण के बराबर हो जाएंगे, यह आपके ए बी डैश और ए डैश के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अतः कोण बी ए डैश यह बराबर हो जाएंगे कोण बी डैश ए डैश ए के। ठीक है, अब परावर्तक तल में ए और बी डैश परावर्तक तल है, अतः जो है आगे की ओर आप ये कह सकते हो आप कि आई आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के बराबर हो जाएंगे। तो हमारी यही डेफिनेशन निकल आती है कि आई बराबर आर के होता है। तो ये हमारा हल हो गया। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको हम हल करते हैं। अब बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में, तो अब चालक की बात होती है। पहले अगर चालक की बात कहें, चालक में जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ये एक दूसरे से सटे हुए होते हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। इसमें कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। यहाँ पर ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, ये कह सकते हो। यानी इसमें जो चालक बंध है, जो चालक बंध है ऊपर वाला, कंडक्शन बैंड जिसे कहते हो सीबी, और बैलेंस बैंड बीबी के बीच में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। फिर उसके बाद में आ जाता है कुचालक। तो कुचालक की हम लोग जब बात करते हैं तो कुचालक में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जहाँ कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड यानी वी और सी इसके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक के केसेस में आपको बता देते हैं कि अर्धचालक, तो अर्धचालक के केसेस में ऊर्जा अंतराल कंडक्शन बैंड यानी सीबी और बीबी के बीच में, बैलेंस बैंड के बीच में न्यूनतम यानी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस देन होना चाहिए या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो ये होता है आपके अर्धचालकों के बीच में ऊर्जा अंतराल के बिहाफ पर आपने डेफिनेशन को सिग्निफाई कर दिया। चलिए आगे की ओर अगला क्वेश्चन हमारे पास रहा है परावर्तक दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा आरेख बनाइए। 2 नंबर में है तो सवाल में सिर्फ आरेख ही बनाना है, ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है परावर्तक दूरदर्शी। चलिए अभी हम बनाते हैं इसको। परावर्तक दूरदर्शी के स्थान पर इसलिए लाई गई क्योंकि वस्तु जब दूर पर वस्तु होती थी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो है चमकीला, रंगीन दिखाई देता था। तो इस वर्ण विक्षेपण को कम करने के लिए हमने परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग किया। अतः परावर्तक दूरदर्शी का हमें क्या करना है कि यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना है सिर्फ। तो नामांकित चित्र बनाने के लिए, नामांकित किरण आरेख खींचने के लिए मान लिया जाए परावर्तक लेंस लगा होता है उसमें, और ये आपका इधर आईपीस होता है, ये आपका आईपीस हो गया। यहाँ से आप देखते हो तो ये आपकी आई हो गई। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हो। तो अब मान लिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके सामने यहाँ पर कहीं अनंत पे रखा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें अनंत से ए और बी को लाना होता है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब किरण आरेख खींच रहे हैं, इसको यहाँ से मिला लेते हैं। तो मान लेते हैं कि किरण आरेख वहाँ से चली, तो
यहाँ पर टकराई। आफ्टर टकराने के बाद में यहाँ पर एक परावर्तक मिरर दूसरा लगा होता है, जो कि इस तरीके से होता है, जो कि अगर देखा जाए आईपीस की तरफ टर्न करता है। ये आपका परावर्तक मिरर लगा हुआ है। तो चलिए आगे की ओर हम बनाते हैं, देखते हैं। तो ये वहाँ से टकराने के बाद में ये यहाँ से आता है, यहाँ पर रे इस मिरर से टकराती है। इस मिरर से टकराने के बाद में रे सीधे जो है आपके आईपीस में आ जाती है, आईपीस की तरफ आती है। आईपीस के बाद में टकराने से यह इस डायरेक्शन में मुड़ती है, हल्का सा बेंड होती है। ठीक है। अब इसी तरीके से ये अगर इसके कर्वेचर पोल से जो रे आती है, वो पोल से रे यहाँ से टकराती है, उसके नीचे वाले पॉइंट से टकराती है मिरर के। तो ये नीचे वाले पॉइंट से जब टकराती है किरण, तो वो सीधे इस डायरेक्शन में निकलती है। अब अगर हम दोनों पोल्स को आपस में इस आईपीस के पोल्स को अगर मिलाते हैं, तो यहाँ से ये रेखा सीधे जाती है, जिसे ए डबल डैश कह सकते हो। और दूसरी अगर हम लाइंस को आप आगे की ओर हम बढ़ाएं, यहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को काटती हैं। वो किरणें, ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, वो बी डबल डैश हो जाता है। अतः यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब आपका आईपीस पे बन जाता है। यह रहा आपका परावर्तक दूरदर्शी का डायग्राम। चलिए आगे की ओर हम लोग बनाते हैं। बनाते हुए मैंने आपको दिखा दिया, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। खंड डा में ये 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो बीच स्टोन ब्रिज के सिद्धांत क्या है? बीच स्टोन ब्रिज का सिद्धांत बताइए तथा किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। चलिए हम देखते हैं बीच स्टोन ब्रिज क्या है और बीच स्टोन का सिद्धांत बताते हैं। बीच स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? यदि इनके सिद्धांत के अनुसार यदि हम 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से एक चतुर्भुज में बनाएं कि उसके विकर्ण से कोई धारा ना बह रही हो, यह इस सिद्धांत पर आधारित है। यानी 5 प्रतिरोधों का इस प्रकार चतुर्भुज बनाते हैं कि उसके विकर्ण से कोई धारा ना प्रवाहित हो रही हो, इसे ही बीच स्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहा जाता है। किरचॉफ के नियम से इसे प्राप्त कीजिए। क्योंकि ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का आप किरचॉफ के नियम की सहायता से इसको सिद्ध करना है। चलिए किरचॉफ के नियम की सहायता से हम इसको सिद्ध करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी प्रूविंग। हाँ, तो ये बीच स्टोन ब्रिज का कंडीशन हमने बनाया हुआ है। चलिए हम बीच स्टोन सेतु की कंडीशंस को बना लेते हैं। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट हमारा ये, और सी पॉइंट ये, और डी पॉइंट आपने ये ले लिया। तो ये पी प्रतिरोध लगा है, ये आर प्रतिरोध लगा है, ये एस प्रतिरोध आर प्रतिरोध हो गया, पी क्यू हो गया आर, और ये एस इस प्रकार से लगे हुए हैं कि इसके बीच गैल्वेनोमीटर में जी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तब उस कंडीशंस में यहाँ पर जो धारा बहेगी वो I1 होगी, और यहाँ पर भी धारा बहेगी वो I1 होगी। इस डायरेक्शन में जो धारा बहेगी वो I2 होगी, यहाँ पर धारा I2 बहेगी। तो आप लिख सकते हो कि I1 P माइनस I1 Q बराबर ये 0 हो जाएगा पहले में इसके लिए। तो I1 P इक्वल टू द I1 Q हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगी।
इसी तरीके से I2R और माइनस I2S, ये S यहाँ का प्रतिरोध होगा, I2S इक्वल टू द 0। सो I1 यहाँ पर I1 अगर हम लोग मेष की बात कर लें तो 1 मिनट, अगर हम लोग ये उल्टा मेष, गलत मेष हो गई, चलिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा। तो पहले मेष ले लेते हैं ABCD। तो इसमें I1P माइनस I2R इक्वल टू द 0, पहली मेष ये मैंने ले ली। तो दूसरी मेष आपने ले ली I1Q माइनस I2S इक्वल टू द 0। अब एक से दूसरे को भाग दे देते हैं, तो I1P बाई I1Q इक्वल टू द I2R बाई I2S हो जाएगा। तो I2 कटा, I1 कटा, तो P/Q इक्वल टू द R/S। यही आपको प्रूव करना है। मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको करवा दिया है। मेरे वीडियो में जाकर आप लिंक में मेरे चैनल्स पे जाकर इसको आप किरचॉफ के नियम में और बीज-स्टोन-सेट के नियम में पूरे वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर आपको पूरा इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। हम लिंक भी शेयर कर देंगे इससे उसका। चलिए आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, परिपथ की चित्र की सहायता पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग डिस्टकारी की क्रिया समझाइए। चलिए हम समझाते हैं अर्धतरंग डिस्टकारी। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं, वहाँ हम नेक्स्ट अर्धतरंग डिस्टकारी बनाकर आपको उसको समझाते हैं। चलिए हम अर्धतरंग डिस्टकारी आपको बना के समझाते हैं कि अर्धतरंग डिस्टकारी का परिपथ डायग्राम क्या है। अर्धतरंग डिस्टकारी क्या है कि यह इसमें एक डायोड का उपयोग हम लोग करते हैं। यह प्राथमिक सेल हो गई, प्राथमिक कुंडली हो गई ट्रांसफार्मर की, और द्वितीयक कुंडली में हम लोग डायोड को किसी एक सिरे से कनेक्ट करते हैं। डायोड डी को हम के पी सिरे को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, और इसके बी सिरे को, ट्रांसफार्मर के बी सिरे को हम ऐसे ही बिना डायोड के एक लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे से डायोड के एन सिरे को कनेक्ट कर देते हैं, एक सिरे को हम पी सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये आपका हो गया डायोड का। अब हम इसको जो इनपुट दे रहे होते हैं वो प्रत्यावर्ती इनपुट होता है। I/P का मतलब इनपुट हो जाता है। इनपुट अगर हम प्रत्यावर्ती धारा को इस प्रकार का दे रहे हैं तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट वह हमें प्राप्त होता है सिर्फ आधा चक्र, ये ही प्राप्त होता है O/P। तो इसीलिए इसको अर्धतरंग डिस्टकारी कहा जाता है। अब इसकी कार्यविधि क्या है, जिस क्षण A धनात्मक होता है तो B ऋणात्मक होता है, अतः यह फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है और लोड प्रतिरोध पर हमें धारा का मान प्राप्त हो जाता है। जिस क्षण अगले ही क्षण जब A निगेटिव होगा तब ये डायोड रिवर्स बायस में होता है, अतः यह धारा को पास नहीं करता है, जिसके कारण हमें लोड प्रतिरोध पे कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। उस कंडीशन पे यहाँ पर आउटपुट नहीं प्राप्त हो रहा होता है। इस प्रकार यह प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र को ही डिस्ट धारा में परिवर्तित करती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अर्धतरंग डिस्टकारी हो गया। अर्धतरंग डिस्टकारी हो चाहे पूर्ण तरंग डिस्टकारी, इसमें दोनों में से कोई न कोई एक आना सत्य होता है। ये 3 नंबर का फ्री का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तालक में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र का निगमन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, पहले नंबर 1 नंबर का ये हो गया क्वेश्चन। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये है कि इसका कथन है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होती है। कहने का मतलब है कि इनका कहना ये है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा
का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कह सकते हो रेखीय समाकलन की बात हो गई, अनुदिश समाकलन हो गया। बी डॉट डी एल यह बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई के। और आपको ये जरूर लिखना है, यानी स्टेटमेंट देते समय अगर आपने फार्मूला नहीं लिखा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। यानी यही असली या लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज बाय पाथ, कह सकते हो आप। चलिए अब इसको हम दूसरा इसका पहलू देख लेते हैं। इसकी सहायता से किसी अनंत लंबाई के धारावाही तारक से आध दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। चलिए हम उसको भी हल कर लेते हैं, निगमन कर लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई धारावाही चालक अनंत लंबाई का है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम लोग ने एक क्लोज पाथ ले लिया जिसमें हमने यहाँ पर डीएल ये लंबाई अनुदिश है। तो हम एम्पियर का नियम लगा सकते हो यहाँ पर, एम्पियर का परपथीय नियम, यानी बी इन डॉट डीएल इक्वल टू द, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है यानी म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगी। जहाँ पर आप जानते हो कि b एक नियतांक है तो b बाहर निकल आएगा। अब जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई आर, एल कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकता है, ये 2 पाई आर तक बढ़ सकता है। 0 से 2 पाई आर इंटू डी एल इक्वल टू द म्यू नॉट आई हो जाएगा। अगर हम लोग इसको और थोड़ा हल करते हैं, चलिए हल कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो ये b इंटू डी एल को की जगह पर l, और ये लिमिट 0 से 2 पाई आर इक्वल टू द म्यू नॉट आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। तो b अब लिमिट b इंटू 2 पाई आर यहाँ पर आ गया इक्वल टू द ये म्यू नॉट आई आ गया। अब b इक्वल टू द ये 2 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लीजिए, इक्वल टू द म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसके कारण, किसी धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। चलिए ये हल हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डा क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा कुंडली में विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा। चलिए स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, ये तो बड़ा आसान है। यानी 2 एम्पियर से धारा बढ़ के 12 एम्पियर तक पहुंच जाती है, कितने में, 5 मिली सेकेंड में। तो आराम से यह हल हो जाएगा। पहला, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। यानी पहला क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक की आपको परिभाषा दे देनी है। तो स्वप्रेरण गुणांक की क्या है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर जाकर स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और वहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी 5 मिली हेनरी में इतने एम्पियर की। चलिए चलते हैं। चलिए स्वप्रेरण गुणांक को हम बताते हैं क्या है। स्वप्रेरण गुणांक का है कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा उस कुंडली में फ्लक्स गुजरने वाले फ्लक्स के समानुपाती होती है। यानी कह सकते हो कि आई इस समानुपाती इंटू फाई के हो जाती है। जब यहीं पर समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो एल इंटू फाई हो जाता है, जहाँ पर एल क्या होता है, यही स्वप्रेरण गुणांक है, प्रेरण गुणांक होता है। एल क्या होता है, गुणांक आ जाता है, वो स्वप्रेरण गुणांक होता है। यहाँ से आप परिभाषा बना दे सकते हो। यदि हम कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स
स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यानी यहाँ से आप ये थोड़ा बना सकते हो, चलिए देख लेते हैं। यानी फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स आई के समानुपाती होता है, दैट इज द फाई इक्वल टू द एल इंटू आई हो जाएगा। यदि हम 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं तो उस कुंडली में फ्लक्स, गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर ही हमारा स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हो। तो L इक्वल टू द स्वप्रेरण गुणांक हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। नया क्वेश्चन, और इसमें इसका क्वेश्चन हल कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है कि 5 मिलीसेकेंड में, इसी में जो धारा बह रही है 5 मिलीसेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है और उसके सिरों के बीच 48 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो स्वप्रेरण गुणांक हमें यहाँ से पता मिली सेकेंड स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो E इक्वल टू द आपको L इंटू डी आई अपन डी टी यह फार्मूला लगा सकते हो। तो जहाँ पर 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, यानी 12 माइनस 2 10 एम्पियर हो जाएगी 5 मिली सेकेंड। तो L यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 48 वोल्ट हो गया, बराबर ये हो जाएगा L इंटू ये 10/5 गुणे 10 मिली सेकेंड का मतलब है 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा। अब L इक्वल टू द ये इसके साथ में मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, ये 10 एक पावर नीचे आ गई तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 10⁵ गुणे 48, 8×5 = 0। चलिए आगे की ओर हल कर लेते हैं। तो ये आपका जो L आ जाएगा ये 48 मल्टीप्लाई बाई 5 गुणे 10⁻³ और बटे आपका जो है आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 ऊपर ही चला जाएगा, 5×8 = 0 और 5×20 = 20, 4 = 24 गुणे 10⁻⁴ हेनरी। इतने हेनरी का जो है वहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक लगेगा। यानी ये कह सकते हो आप, हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 0.024 हेनरी का स्वप्रेरण गुणांक होगा। चलिए ये हमारा हल हो गया। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस को उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रकृति होगी, उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, यानी ये आपको निकालना है। यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल उत्तल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने से उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति में क्या अंतर हो जाता है। यानी 2 क्वेश्चन इसमें हैं। पहली बात तो वक्रता त्रिज्या इतनी है, समतल अवतल है, यानी एक पृष्ठ उसका समतल है, दूसरा अवतल है। आराम से आप लेंस मेकर फार्मूला से उसकी फोकस दूरी निकाल सकते हो। एक की इनफाइनाइट रख दो, एक की फाइनाइट हो जाएगी फोकस दूरी। और फिर उसके बाद में 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने से उसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति अगर 1.6 अपवर्तनांक में डुबो दोगे तो वो लेंस, पहली बात तो इसमें आप वो फार्मूला लगा लीजिए, लेंस मेकर फार्मूला। अवतल पृष्ठ है, अवतल लेंस है, समतल अवतल लेंस है, तो समतल अवतल लेंस में का फार्मूला आपके पास वक्रता त्रिज्याओं के टर्म में लग ही जाएगा। 1/r1 n-1 1/f इक्वल टू द n-1/1/r, यही फार्मूला सीधा लग जाएगा। तो यहाँ से 1.5 में से 1 गया, 0.5 ये 0.5 बाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 10⁻⁻1 और 10 हाँ 0.1 हो जाएगा।
तो 1 1 कट जाएगा। तो F इक्वल टू द 1 इतने उतने सेंटीमीटर आपका ये निकल आएगा। यानी अगर मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आपकी निकल आएगी। उसके बाद में आप इतने में डुबोने पर इसके प्रकृति क्या होगी याद कर सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या है, यानी क्या समझते हो। प्रकाश के विवर्तन से क्या सकल एकल झिरी प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात करिए। प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश स्मॉल अपर्चर अथवा स्मॉल ऑब्स्टिकल से यानी सूक्ष्म छिद्र अथवा सूक्ष्म अवरोध से गुजरता है, जब प्रकाश तो वह किनारों पर मुड़ जाता है, प्रकाश की इस घटना को विवर्तन कहते हैं। 1 नंबर आपका पूरा हो गया। दूसरा 2 नंबर आप पूरा करने पर एकल झिरी की सहायता से विवर्तन के प्रतिरूप को केंद्रीय उच्चिष्ट तथा केंद्रीय चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात कर सकते हो। मान लिया जाए एकल झिरी ये है, तो यहाँ से प्रकाश इस पर्दे पर गिर रहा है, ठीक है। तो अब ये इस पर्दे पर यह प्रकाश आपका गिर रहा है मान लिया जाए। तो अब यहाँ से आप तो इसमें पथांतर कितना हो जाएगा, ये इसकी चौड़ाई है झिर्री की, तो इसमें पथांतर यहाँ से एस डैश अगर ये सिरा है तो S2 ये सिरा हो जाएगा और M ये हो जाएगा, S2M इतना पथांतर हो जाएगा। यही पथांतर L लेमडा इक्वल टू द E साइन थीटा के बराबर होता है। यही इसका केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात हो गया। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई यहीं से ज्ञात कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू द एन लेमडा बाई, अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की बात करते हो तो n इक्वल टू द 1 हो जाएगा। सो लेमडा इक्वल टू द ई साइन थीटा और सो साइन थीटा इक्वल टू द लेमडा बाई ई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुवन वेग से क्या तात्पर्य है। मैंने पहले पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ाया था। यानी जो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति करने से इसकी औसत वेग क्या होता है, 0 होता है। जब हम इसमें कोई विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो यह टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए भी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक सिरे से दूसरे स्थान तक, दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इसी औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। एक चालक में अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो संबंध में सूत्र प्राप्त करने के लिए मैंने बता ही दिया था कि बहुत आसान तरीका है, सूत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सूत्र प्राप्त करने के लिए यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहला ये है I इक्वल टू द NEA और VD वाला रिलेशन। आप लोग मेरे वीडियो को पीछे लेक्चर में ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपको हल करना है, ये आपके लिए है। तीसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु के स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम नंबर के अनुक्रमानुपाती होती हैं। यानी जो R समानुपाती है वो N के मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये तो मैंने आपको प्रूव करवा दिया है। मेरा लेक्चर इसी सीरीज में 5वां या 6ठा लेक्चर शुरुआत से ऊपर तक आप देख सकते हो और उसको पढ़ के कमेंट बॉक्स में बोहर की जो है जरूर ये बताएंगे कि R समानुपाती N स्क्वायर के है कि किसके है, आप लोग इसको हल करके दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अथवा लगा हुआ है इसी में। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार अभी बताया भी है कि कितनी ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इसको जोड़ लीजिए, ये लिथियम की ऊर्जा हो गई, लिथियम का द्रव्यमान हो गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास दिया गया है 1 पॉइंट इतना। अगर हम लोग दोनों को द्रव्यमानों को जोड़ते हैं, चलिए इसके लिए हमें कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेटर का उपयोग कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितना निकलेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि इस अभिक्रिया को याद करने के निकालने के लिए हम लोग जो है उसका उपयोग करने जा रहे हैं कैलकुलेटर का। चलिए कैलकुलेटर के उपयोग से हम इसको निकालते हैं, हल करते हैं, देखते हैं कि कितना निकल के आएगा। चलिए देखते हैं हल करके। पहले रिएक्टेंट का मास कितना है,
6.015 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00865 ये हो गया। अब इसमें से हम हीलियम नाभिक का द्रव्यमान घटा देते हैं, यानी 4.002 604 और फिर माइनस 3.016 तो हमारे पास द्रव्यमान में हानि इतनी आ गई। इतना द्रव्यमान हमारे पास द्रव्यमान की हानि आ गई, तो इतना द्रव्यमान हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसको हम 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4.7 मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमारे पास ये निकल आएगी। इतनी एनर्जी लगभग 4.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वहाँ से निकलेगी। चलिए ये हमारा हल हो गया, यानी इस अभिक्रिया से कितनी एनर्जी निकलेगी। तो हमारी इस अभिक्रिया को मैंने कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट कर लिया, लगभग 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है, यानी 4.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है। तो ये हमारा निकल आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी समतल चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण 90 इंटू ई जेड इक्वल टू द ई जेड 90 इंटू साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी वोल्ट पर मीटर है। तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करिए। आवृत्ति तो इसकी निकल आई 1.5 इंटू 10⁻11 चक्कर हो जाएगी, और के वेव फैक्टर होता है, के इक्वल टू द ये निकल आएगा। तो के इक्वल टू द ये आ गया, तो बी इंटू टी के साथ तो ये के इक्वल टू द 2π0.5 आ गया। ये आपका के इक्वल टू द 2π/λ हो जाता है, वेव नंबर जिसे कहते हो। तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हो आप, इसकी तरंगदैर्घ्य भी निकल आएगी, लेमडा भी निकल आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी आपका ई वाई की डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर सकते हो आप। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो किरचॉफ के नियम पर। यह क्वेश्चन मैंने अपने बता रखा है, आप वहाँ से हमारा देख सकते हो और इसको आप लोग हल करें। यदि नहीं हल होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको अवश्य हल करूँगा और आपको ये आप तक पहुँचाऊँगा। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा संभाल के हल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि जो है अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तालुकों के बीच लगने वाले सूत्र का निगमन कीजिए, इसके आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। यानी आपको क्या हल करना है कि दो समांतर धारावाही चालक हैं, मान लिया जाए ये दो समांतर धारावाही चालक हैं जिसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही, दोनों के बीच में स्मॉल r दूरी है। तो अब किसी एक इसके कारण मान लिया जाए, इसके कारण तार 1 के कारण I1 के धारा के कारण इस यहाँ पर ए बिंदु पर स्मॉल r दूरी पर तार B2 पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वो B उत्पन्न हो जाएगा, B इक्वल टू द म्यू नॉट I/2πr हो जाएगा। अब फार्मूला लगा सकते हो ये कि इसके कारण इस तार 2 पर लगने वाला बल F इक्वल टू द ये हो जाएगा IL/B साइन थीटा के बीच में। तो थीटा यहाँ पर समानांतर है तो 90 डिग्री का आपका हो जाएगा। तो जब थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों तार समानांतर हैं, तो F इक्वल टू द ये B की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो I2 इंटू बी की वैल्यू म्यू नॉट I1/2πr
आर इंटू एल एकांक लंबाई अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही चालकों के बीच आरोपित बल। तो ये डेल्टा एल लंबाई, एकांक लंबाई डेल्टा एल लंबाई के लिए लिया था। तो ये F इक्वल टू द आपका निकल आएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई और इंटू I1 I2/R इंटू डेल्टा एल। ये आपका फार्मूला निकल आया। इतना बल उस पर आरोपित होगा दोनों तारों पर। अगर समान दिशा में धारा बह रही है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। चलिए ये मैं हल करके आपको दिखा दिया है। आपको भी दूसरा सवाल इसमें इसी में अथवा में लगा हुआ है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। दिए गए परिपथ के प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात यानी धारितीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात की। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू द दिया गया है, तो ओमेगा इक्वल टू द क्या निकलेगा, ये 1000 दिया गया है। चक्कर प्रति सेकेंड हो जाएगा या प्रति सेकेंड, सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हो, कोणीय आवृत्ति हो गई। तो हमें एक सी पहले निकाल लेना है। हमारे पास सी पहले बात तो हमारे पास एल दिया गया है, एल इक्वल टू द 20 मिली हेनरी। ठीक है, तो इसको हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी हो जाएगा। और 2 माइक्रोफेरेड का मतलब 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो एक्स सी पहले हमें एक्स एल निकालना है। तो एक्स एल इक्वल टू द ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा इक्वल टू द 1000 यानी 10⁻³ और ये मल्टीप्लाई बाई अगर हम 20 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻2 ले लें तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1000 का मतलब 10⁻3 हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 यानी 20 ओम का इसका हमारा जो है प्रतिरोध यहाँ पर प्रतिप्रेरण प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू द 20 ओम निकल आया। चलिए अगला देखते हैं। अब हम संधारित्र की प्रेरण प्रतिघात निकाल लेते हैं। इसकी प्रेरण प्रतिघात तो ओमेगा जैसा कि आपको बताया है कि ये 10⁻3 है, एक 1000 है तो 10⁻3 होगा ही होगा, 1000 है। तो एक्स सी इक्वल टू द 1/ओमेगा सी हो जाएगा। तो ओमेगा 1/ओमेगा की वैल्यू 10⁻3 हो गई और सी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, अगर हम देखते हैं दोनों को हल करते हैं तो 10⁻3 बचेगी। तो एक ये आ जाएगा 1/xc इक्वल टू द 1 इंटू 10⁻3/2 आ जाएगा। अगर यहाँ से एक पावर इधर ले जाते हैं, 5 दूनी 10, 500 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर एक्सी कितनी हो जाएगी, 500 ओम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सी क्योंकि आवृत्ति है, आवृत्ति के बढ़ने से प्रतिरोध आपका बढ़ गया। तो एक्सी इक्वल टू द 500 ओम प्रतिरोध यहाँ पर लगेगा। 2 माइक्रोफैराड का अगर संधारित्र है तो इतना प्रतिरोध वो आपका लगा रहा है। चलिए आगे अनुनाद की स्थिति बताएं ताकि अनुनाद हो सके। आरोपित वोल्टता तथा आवृत्ति क्या है, आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या है, दूसरी गणना प्रेरण प्रतिघात तथा उसकी गणना हो गई। अनुनाद की स्थिति में प्रतिरोध की प्रतिबाधा कितनी होगी वो निकालना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी में 5 नंबर हैं। तो पहला 1 नंबर आपका ये हो गया, प्रेरण प्रतिघात कितना है, दूसरा संधारित्र की प्रतिघात कितना है, दोनों मैंने एक्सएल व एक्सी निकाल दिया। अब आरोपित वोल्टता की आवृत्ति कितना है, इसकी आवृत्ति तो ओमेगा इक्वल टू द 1000 हो गया, ओमेगा इक्वल टू द 2πf होता है तो 1000 और एफ इक्वल टू द 1000/2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप रख सकते हो या इसको ये कह सकते हो कि ये 500/पाई चक्कर पर सेकेंड हो जाएगी, प्रति सेकेंड आपकी निकल आएगी, आवृत्ति निकल आई। अब
अनुनाद की स्थिति ताकि अनुनाद हो सके, वोल्टता आवृत्ति क्या हो ताकि अनुनाद हो सके, इसकी आवृत्ति ये निकल आई। अब दूसरी बात, अनुनाद की स्थिति के लिए प्रतिबाधा कितनी होगी, तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा हमेशा प्रतिरोध R के बराबर होती है, जो अनुनाद की स्थिति में XL यह बराबर XC के हो जाते हैं, अतः प्रतिरोध की जो प्रतिबाधा Z है वह R के बराबर होगी, यानी 1 किलो ओम के इसके बराबर हो जाएगी। चलिए 5 नंबर का है क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, चूँकि अब समय बहुत बढ़ रहा है आप लोगों का, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन चुका है। यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए तथा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए प्रयोग में जल में रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। यानी यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर कभी 5 नंबर में आता है तो यंग का डबल चौड़ाई के लिए फ्रिंज का सूत्र निकालते हैं और नीचे एक सवाल लगा देते हैं, इसमें जल में रख देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है चौड़ाई पे, तो यही निकालना है। तो हमें यंग की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने जैसा कि आपको लेक्चरों में पढ़ाया कि W जो चौड़ाई का सूत्र D λ/d ये निकालना है आपको। ये ऑफलाइन आपको मैंने पढ़ाया था, चलिए ऑनलाइन भी इसका मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और इसको जल में रखने हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हमने आपको बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, स्थिर गाउस का नियम लिखिए। गाउस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल पृष्ठ उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी निकलने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू द कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी ये गाउस का नियम कहलाता है। इसकी सहायता से किसी बिंदु के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करिए, तो आप आराम से आप व्यंजक ज्ञात कर सकते हो। चलो हम ये 9वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर देते हैं। यानी किसी बिंदु आवेश, मान लिया जाए कि कोई बिंदु ये है जिसका आवेश Q है, इससे स्मॉल, एक मिनट, मान लिया जाए कि कोई बिंदु आपका ये है जिसका आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थिर है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लिया तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r हो गई। इस पृष्ठ के अंदर Q आवेश है। गॉस का प्रमेय E × A इक्वल टू द Q/ε0 कहते हो। तो ये तो कांस्टेंट है E, तो यहाँ पर फील्ड हो गई। तो कैपिटल A क्या हो गया, स्फेयर का क्षेत्र क्रॉस सेक्शन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो स्फेयर का क्षेत्रफल 4πr² होता है इक्वल टू द ये Q स्मॉल Q/ε0 हो जाएगा। तो अगर E इक्वल टू द हम लोग देखें तो ये Q/4πr² इंटू ε0 इस तरीके से होगा। ये पक्षांतर करके नीचे चला जाएगा। चलिए और थोड़ा इसको समायोजित करके अगर लिखना चाहें तो हमें कितनी विद्युत क्षेत्र वहाँ से निकलेगा, तो E इक्वल टू द 1/4πε0 को एक साथ में लिख लेते हैं इसको, और ये दो मिला के इंटू Q/r² इधर लिख देते हैं। इतना बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। यदि कोई भी संगतियाँ इस लेक्चर में रही हैं तो उसको हम रिमूव करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना ना भूलें, और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जय हिंद।